हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओआरएम के लेक्चर नंबर 21 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम लोग लगभग हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, मैकेनिज्म वाइज भी चल रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड में जो बेसिक रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी होती हैं, जो मतलब कंपलसरी रिएक्शंस है या बेसिक कह सकते हैं, जिन्हें कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस है। तो हमें कुछ कुछ बातों का बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, सॉल्वेंट कौन है, बेस कौन है। ये सारी बातें अगर हमें ढंग से आती हैं तो हम लोग अल्काइल हैलाइड में ये बातें अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की क्लास बेसिकली डेडिकेटेड होगी न्यूक्लियोफाइल्स पे, बेसिसिटी पे और अपना सॉल्वेंट्स पे। ठीक है। तो बेसिसिटी न्यूक्लियोफाइल के बहुत आसपास की चीज़ है, तो हम लोग देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इस बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर चुके हैं, तो इसे थोड़ा सा जल्दी करेंगे और मेनली डिस्कशन सॉल्वेंट पे करेंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट बदलने से कैसे बिहेव करते हैं या न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेंज करती है। इससे हर साल मेंस में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एडवांस में तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन आता है अल्काइल हैलाइड का तो दिक्कत करता है। ठीक है। अल्काइल हैलाइड पूरी ऑर्गेनिक का मेरी समझ से सबसे ट्रिकी टॉपिक है। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा है या नहीं, कि सर आप गलत कह रहे हो। कि इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो दिक्कत आती है ना लोगों को, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बवाल रहता बहुत। तो उसे सेटल करने के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल का ठीक ठीक अगर पता होगा तो रिएक्शन को करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग अपनी करते हैं किससे, न्यूक्लियोफाइल्स और सॉल्वेंट में। तो पहली चीज समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई। अगर हम न्यूक्लियोफाइल को देखें तो न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो माने होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो माने क्या होता है? न्यूक्लियस। और फाइल मतलब होता है लविंग। तो कोई भी जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। फाइल का मतलब होता है लविंग। जैसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? कि जिसके पास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या तो फ्री फॉर्म में हो या नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो। वो कैसे हो सकते हैं? उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो क्या है? या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या फिर क्या है, उनके पास किसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हेडिंग डाल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर देखें, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम चार्ज वाइज सेपरेट आउट करना शुरू करें तो पहली हेडिंग डाल सकते हैं चार्ज वाइज में कि सबसे पहले कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज होंगे। निगेटिवली चार्ज होंगे न्यूक्लियोफाइल्स। कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज होंगे। अब भाई कोई भी चीज अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसे पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी, ये तो बात तय है। कोई भी चीज अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसे पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी, और पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी तो सारी निगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखना शुरू करें तो कैसे लिख सकते हैं? H माइनस लिख सकते हैं, Cl माइनस लिख सकते हैं, Br माइनस लिख सकते हैं, OH माइनस लिख सकते हैं, I माइनस लिख सकते हैं, SH माइनस लिख सकते हैं। जो मेन मेन जरूरी जरूरी है वो सारे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक। NH2 माइनस लिख सकते हैं, F माइनस लिख सकते हैं। ठीक। Cn माइनस लिख सकते हैं, HCN माइनस लिख सकते हैं, NO2 माइनस लिख सकते हैं। ठीक। और और क्या लिखोगे? N3 माइनस लिख सकते हैं। मतलब तुम जो भी चाहो लिख सकते हो। तो ये क्या है? कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीशीज जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहली कैटेगरी क्या आ गई कि वो निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है। निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक। अब अगर निगेटिवली चार्ज स्पीशी है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, तो हम दूसरी कैटेगरी क्या ला सकते हैं? दूसरी कैटेगरी हम ये ला सकते हैं कि हम ये कहें कि वो कैसा हो सकता है? न्यूट्रल स्पीशी हो सकता है। कैसा हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। दूसरा कैसा कह सकते हैं? कि न्यूट्रल हो। न्यूट्रल स्पीशीज हो।
अब न्यूट्रल स्पीशीज में क्या होगा, न्यूट्रल स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, अगर न्यूट्रल स्पीशीज को पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है, न्यूट्रल स्पीशीज को अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है तो बच्चा लोग क्या होना चाहिए, तुम बताओ, सोचो कि कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज के पास न्यूट्रल चीज क्यों जा रही है, निगेटिव जा रही तो सही बात है, लेकिन न्यूट्रल जा रही तो क्यों जा रही है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे, किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं, तो लिख देते हैं स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं पानी, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ठीक, पानी लिख सकते हैं, ठीक, पानी के बाद क्या लिख सकते हैं, हम अल्कोहल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, या फिर हम अमोनिया लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमें ढूंढने हैं, बस इतना ही सा काम है कि हमें लोन पेयर ढूंढने हैं। जैसे हाइड्रोजन लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, RSH, सल्फर के पास लोन पेयर है, या फिर अगर और लिखना हो तो हम ईथर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ईथर लिख सकते हैं, ROR लिख सकते हैं, ठीक, या फिर अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर और कर दें, थोड़ा छोटा करके, सॉरी ज्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा ऊपर कर देता है ऐसा, ठीक। अब इसके अलावा अगर हमें और लिखना हो, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा देखो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई एल्कीन है, सॉरी, अगर कोई एल्कीन है तो एल्कीन भी कैसे बिहेव कर सकती है, एल्कीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है, ध्यान करो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में हमने ये कराया था, और एल्कीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही थी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रही थी। बेंजीन रिंग जो कैसी रिएक्शन देती है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, कोई भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे ये भी अटैक कर सकता है। तो इसके अलावा और एग्जांपल भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मेन यही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमें निगेटिवली चार्ज समझ में आ गए और न्यूट्रल समझ में आ गए। अगला पॉइंट अगर देखें हम, तो अगला कैसे हो सकता है, अगला हो सकता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। अब पॉजिटिवली चार्ज चीज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दे, ये तो बड़ी विचित्र बात है यार, है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दे, विचित्र बात नहीं है, कितना अजीब लगेगा ना कि किसी को पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये केवल इंसानों में ही हो रहा है ना, हाँ, ये केवल इंसानों में ही हो रहा है, बाकी कभी ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं करेगा, इसके लिए ऐसे ही स्पीशी होगी जो देखने में तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, लेकिन उसके पास तब भी लोन पेयर अवेलेबल होगा, जैसे हाइड्रोजीनियम आयन। मेन एग्जांपल एक ही हाइड्रोजीनियम आयन ही लिख सकते हैं इसमें, ठीक। अब इसके अलावा जो न्यूक्लियोफाइल के तरीके हो सकते हैं वो कैसा हो सकता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं, क्या होती हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं, लेकिन वो डोनेट किसी एक साइड से ही करता है, एट ए टाइम दोनों साइड से नहीं करता है। तो स्पीसीज हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओनली वन साइड एट ए टाइम, ठीक है। लिख दूं इस बात को कि आयंस और ग्रुप ऑफ आयंस, आयंस लिख दे या और स्पीशीज लिख देते हैं, हैविंग मोर देन वन, having more than one electron donating sites, but can donate
from only one site at a time are called ambident nucleophile। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के, तो कैसे हो जाएंगे, जैसे अगर हम देखो ध्यान से साइनाइड देखो, साइनाइड में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी है, तो ये कार्बन से डोनेट करे तो ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं साइनाइड है ये। और अगर ये नाइट्रोजन के साथ डोनेट करने लगे, ठीक, अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करने लगे तो हम इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। इसी तरह से अगर हम लिखने एग्जाम्पल तो ONO लिख सकते हैं जब ऑक्सीजन से डोनेट करे, या फिर NO2 लिख सकते हैं जब नाइट्रोजन से डोनेट करे, ठीक, या फिर हम लोग लिख सकते हैं किसके साथ, इसे ऐसे बना लो, इस नाइट्रोजन को ऐसे ही बना दो, ठीक, या फिर हम थायोसाइनाइड लिख सकते हैं, HCN लिख सकते हैं, HCN माइनस में सल्फर से डोनेट हो, या फिर HCN पे माइनस हो और नाइट्रोजन से डोनेट हो जाए, तो थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, ठीक। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इनके सवाल तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी मिल जाएंगे। एम्बिडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेंटिसिटी है, क्योंकि इसमें लिगेंसी है, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं और एम्बिडेंट लिगेंड्स भी हैं। ये मेटल पे भी वही काम करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, नोट कर लो इसे, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं। अब जो आगे बात करनी है उसमें हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी है बड़ा सा, और कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, और तुम लोग कमेंट करके बताना कि इसे क्लैरिटी से समझ में आने में कितनी दिक्कत होती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। तो बीच में लाइन खींच लेते हैं, एक तरफ न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख लेते हैं और एक तरफ बेसिसिटी लिख लेते हैं, ठीक। न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, जो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटर हाइड्रोजन नहीं है। Nucleophilicity of a nucleophile is defined as the power to donate its electron pair to a positive charge center other than H+। ठीक है, लिख देते हैं क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, इट इज द लिख देते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, इट इज द पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर to a positive center other than H+। अगर H+ को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियोफाइल तब है जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दिए, जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए अपने H+ को छोड़ के किसी भी पॉजिटिव सेंटर को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि इट इज अ काइनेटिक टर्म, इट इज अ काइनेटिक टर्म, ये क्या है, इट इज अ काइनेटिक टर्म। काइनेटिक टर्म में, काइनेटिक टर्म का मतलब कि ये कि हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग डोनेटेड। इसका मतलब क्या है, हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर is being donated, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये काइनेटिक टर्म है, काइनेटिक टर्म है कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया, ठीक। वहीं अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी के लिए क्या लिखेंगे भाई, बेसिसिटी इज द पावर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+। किसे देना है, H+ को देना है, लिख देते हैं इट इज द पावर, ये बेसिसिटी के लिए बात लिख रहा है, इट इज द पावर
ये बेसिसिटी के लिए बात हो रही है, टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H plus ion, or it is the power to abstract, to abstract नहीं extract, to remove लिख लेते हैं, to remove लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, to remove H plus from a compound। ठीक, किसी कंपाउंड से H प्लस निकालने की ताकत को हम बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, H प्लस निकालने की ताकत को हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, इट इज एन थर्मोडायनेमिक टर्म, इट इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म। थर्मोडायनेमिक टर्म का क्या मतलब है यार? थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब है कि वो उसे जल्दी नहीं है। थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब है कि जो बेस है उसे H प्लस लेने की कोई जल्दी नहीं। न्यूक्लियोफाइल को जल्दी थी, उसे जल्दी नहीं है क्या निकालने की? H प्लस निकालने की। तो वो तसल्ली से पहले पूरे मॉलिक्यूल में H प्लस को ढूंढेगा, जो मोस्ट एसिडिक H होगा उसे निकाल लेगा। ठीक, तो इट इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म विच मीन्स basicity depends upon the equilibrium constant of that reaction, constant of that acid base reaction। ठीक, तो पूरे मॉलिक्यूल में क्या करेगा? एसिडिक H को ढूंढेगा और फिर उसे निकाल देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एसिडिक H को ढूंढेगा और फिर निकाल देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। क्या दो हमने डिफरेंस लिख लिए किसमें? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, अगला पॉइंट लिखते हैं, जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंडेंट होती है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने जाना है तो वो क्या करेगा? वो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर भीड़ ज्यादा होगी तो अप्रोच हो जाएगी कम, और अगर भीड़ कम होगी तो अप्रोच हो जाएगी इजी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो लिख लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, या ऐसा लिख देते हैं इट इज स्टेरिक, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ठीक, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, बेसिसिटी है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे नहीं डिपेंड करती। ठीक, जो न्यूक्लियो बेसिसिटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती, लेकिन क्योंकि उसे इक्विलिब्रियम में है तो वो आसानी से क्या करेगा? पूरे मॉलिक्यूल में लीस्ट स्टैंडर्ड H को ढूंढेगा तसल्ली में ना। इट इज नॉट इन हरी, जो मतलब बहुत जल्दी में नहीं, तसल्ली में वो क्या करेगा? भीड़ के हटने का इंतजार करेगा या उस जगह पे जाकर अटैक करेगा जहां पे भीड़ कम है। ठीक, तो बेसिसिटी में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू चेक steric hindrance for basicity। It can remove H प्लस। ठीक, वो कहीं से भी H प्लस निकाल सकता है, डिपेंड करता है कि कहां से निकालना चाहते हो तुम। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर लिखना हो, फिर से इसे बाइफरकेट ही रखते हैं। ठीक, अगर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना हो तो अगर हम लिखें कि CH3O माइनस, CH3 CH CH3 O माइनस, और टर्शरी ब्यूटाइल में अगर हमें लिखना हो कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो हम कहेंगे कि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है।
ठीक। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ बढ़ गया, ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। वेयर एज बेसिसिटी की बात करेंगे इन तीनों में, इन तीनों में अगर बेसिसिटी की बात की जाए तो बेसिसिटी टर्शरी ब्यूटाइल की ज्यादा आएगी। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा आएगी, टर्शरी ब्यूटाइल की ज्यादा आएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में फंडामेंटल डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हर बेस न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हर न्यूक्लियोफाइल बेस नहीं है। कमेंट करके बताओ कि एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस और एवरी बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस, और दूसरा स्टेटमेंट है एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ, पहला स्टेटमेंट एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस और दूसरा स्टेटमेंट है एवरी बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों में कौन सा सही है कमेंट करके बताएंगे, और जरूर बताएंगे, ज्यादा ज्यादा लोग बताना पड़ेगा तभी मानूंगा कि पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का पता लग गया, तो एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक। मैं सब रिवाइज करवा दे रहा हूं दोबारा से, जिससे कोई दिक्कत किसी को आए ना, और किसी ने अगर यहां से भी देखना शुरू किया है तो लेक्चर पूरी उसे बात मेरी समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी की, लीविंग ग्रुप एबिलिटी की। लिविंग ग्रुप एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को ही कई बारी पेपर में या कहीं कहीं बुक्स में फ्यूगैसिटी लिखा हुआ मिल जाता है। फ्यूगैसिटी बेसिकली गैसेस के लिए यूज होती है, जो गैस टनल से निकलती हैं उनके लिए फ्यूगैसिटी थर्मोडायनेमिक्स में निकालते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी निकलने की टेंडेंसी को चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम फ्यूगैसिटी भी कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई अगर रिएक्शन हो रही है, कि कोई रिएक्शन आर एक्स है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और एक्स को निकाल दिया, तो ये बन गया NuR बन गया, और जो एक्स निकला तो एक्स माइनस को हम क्या कहेंगे, एक्स माइनस हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब Lg है हमारा, ठीक। लिविंग ग्रुप है यानी कि Lg है, ठीक। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा, ठीक। तो रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड जाना है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। जितना न्यूक्लियोफाइल तेजी से निकलेगा रिएक्शन का रेट उतना क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किस पे करती है, तो इस बात को लिख देते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है निगेटिव चार्ज जो निकल रहा है। तुम सोचो कि लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया होगा, कौन घर छोड़ के आसानी से जा सकता है अपना, जो जिसकी जॉब लग गई, जो अकेले स्टेबल रह सकता है, जो अकेले सर्वाइव कर सकता है, वही तो घर छोड़ के जाएगा भाई। भाई लिविंग ग्रुप कौन है घर में तुम्हारे, वही तुम्हारा बड़ा भाई, और मतलब इधर उधर के लोग देखो, हम लोग क्यों घर के बाहर हैं, क्योंकि हम लोग अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, छोटा बच्चा नहीं रह सकता। तो जो स्टेबल है वही घर छोड़ के जाएगा, यानी कि न्यूक्लियो लिवेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जो निगेटिव चार्ज आसानी से एग्जिस्ट कर सके, स्टेबल हो, ठीक। तो लिख देते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बेसिसिटी और द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ द एक्स माइनस ग्रुप, ठीक। तो हम लिख देंगे ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस ग्रेटर विल बी द लिवेबिलिटी। तो इसे लिख दे, इसे लिख सकते हैं ना कि ग्रेटर द, इसे लिख सकते हैं ना हम लोग कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस greater will be livability, और पुअरर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। इसे भी लिख सकते हैं पुअरर द बेस
बेटर द लिविंग ग्रुप, कुछ भी समझ लो, दोनों बातें एक ही हैं वैसे तो। और जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं वो इन जनरल क्या होती हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होती हैं। जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं जैसे वाटर निकल जाए, N2 निकल जाए, ये क्या है, ये इन जनरल हमारी बेटर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप समझ में आ गया, लिविंग ग्रुप्स क्लियर, बात समझ में आ गई। अब अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर भी लिख देते हैं। देखो ये लेक्चर बहुत जरूरी है उनके लिए जिन्हें इस सब में कंफ्यूजन होता है, इसे तसल्ली से देखो। और अगर तुम इसे अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हाँ ये बात जो थी ये मेरे कम समझ में आती थी, आज जाके सेटल हुई, तो कमेंट करके बताना मेरे को, है ना। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी चीज लाऊं और तुम्हें अच्छे से बताऊं। अगला क्या कह रहा है, आगे हमें बात करनी है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो हम जानते हैं पोअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। तो अगर हमसे कोई पूछे कि F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I माइनस में लिखो ऑर्डर, या फिर OH माइनस SH माइनस SEH माइनस में लिखो ऑर्डर, ठीक, कौन होगा बेहतर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बेहतर वो जो वीक न्यूक्लियो वीक बेस है, वीक बेस कौन है, I माइनस। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये, हो गया। इसी तरह से अगर हम और लिविंग ग्रुप देखें जिन्हें हम सुपर लिविंग ग्रुप्स कहते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सुपर लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। सुपर लिविंग ग्रुप्स जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं भाई, तुम लोग जिससे गड़बड़ ना हो, है ना। सुपर लिविंग ग्रुप जैसे कौन से, बताओ जल्दी से, अगर कमेंट करके बता सकते हो मेरे लिखने से पहले, टाइम स्टैम्प करके बताना सर देखो आपने बोला उससे पहले मैंने लिख दिया, है ना। कि अगर हम यहाँ पे CH3 लगा लें, ठीक, और यहाँ पे लगा लें SO3, ठीक, यहाँ पे लगा लें क्या SO3 माइनस, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोसाइलेट कहते हैं। टोसाइलेट आयन है ये, इसे हम लिखते कैसे हैं, OTS लिखते हैं। ठीक, इसी तरह से ट्रिपलेट आयन लिखा जा सकता है। इसी तरह से क्या लिखा जा सकता है, ये क्या है, OTF, ये ट्रिपलेट आयन है। ठीक, इसी तरह से मेसाइलेट भी लिखा जा सकता है, तो इसे OMS लिखते हैं, ये मेसाइलेट आयन है। तो ये क्या है, क्योंकि सल्फर के साथ सब में रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, सुपर लिविंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए कैसे करते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। और इनका हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं, कहीं पे भी ऐसे दिख जाएंगे तो हम इन्हें यूज कर लेंगे। ठीक, ठीक है, तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ गई, बेसिसिटी समझ में आ गई, और हमें समझ में आ गए लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सॉल्वेंट्स को। किसे समझना पड़ेगा, हमें सॉल्वेंट्स को समझना पड़ेगा। तो इसे हटा दें, ये लिख गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, देख लो भाई आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, अगली हेडिंग डालते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज अ बिग हेडिंग, और बिग हेडिंग को हम लोग स्टार से लिखते हैं, और वो है क्या, अरे गजब है, अपने आप बन गए स्टार, ये बना लिए सॉल्वेंट हेडिंग डाल लेते हैं, यहां पे डालता हूं सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट की डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें तो सॉल्वेंट क्या करता है, मैंने जीओसी की पहली क्लास में बताई थी कि सॉल्वेंट गिव्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्शन टू परफॉर्म या टू अकर। सॉल्वेंट का काम क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसपे रिएजेंट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आके रिएक्शन को परफॉर्म करें। ठीक है, स्टेज प्रोवाइड
कई बारी सॉल्वेंट खुद क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। कई बारी सॉल्वेंट क्या करता है, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो भी बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पीशी है। तो ऐसी रिएक्शंस को सॉल्वोलिसिस कहते हैं, जब सॉल्वेंट एक्ट एज अ रिएक्टेंट रीजेंट सॉरी सॉल्वेंट कैसे एक्ट करता है, जब रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कोई लिखा जा सकता है तो वो हाइड्रोलिसिस है, जो तुम सब लोगों ने पढ़ी होगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एज वेल एज अ रिएजेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का काम है क्या, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो सॉल्वेंट कितने तरह के हो सकते हैं, सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं। सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बताओ भाई। एक तो पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, और दूसरे हो सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनके लिए म्यू जीरो होगा, और पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनके लिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पोलर सॉल्वेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे बहुत इसे माइन्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लेथन फैल जाएगी। ठीक है, ज्यादा हम कर देंगे माइन्यूट इसे, जैसा कि मास्टर्स में मैंने किया था, तो फिर तुम्हें सारी केमिस्ट्री से चिड़ मच जाएगी, बहुत ही दिक्कत आएगी। इसलिए इसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन रखते हैं, 12th लेवल पे इतना काफी है। ठीक है, 12th मतलब यही एडवांस लेवल पे, इनफैक्ट ओलंपियाड में भी ये काम करेगा। तो ये कैसे हो सकते हैं, पोलर प्रोटिक हो सकते हैं, पोलर प्रोटिक हो सकते हैं, और पोलर एप्रोटिक हो सकता है, पोलर एप्रोटिक हो सकता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल तो हम सीधे एग्जांपल ही लिख देते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जैसे कि हम बेंजीन ले सकते हैं, जैसे कि हम CCl4 ले सकते हैं, जैसे कि हम CH2 ले सकते हैं, जैसे कि हम CH2 ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन ये तीन मेन है तो इन्हें लिख लेते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक की। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं क्लासिफिकेशन में, नोट कर लो इसे आराम से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब जो हमने क्लासिफिकेशन लिखा था, तो हमने यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था पोलर प्रोटिक, और यहां पे लिखा था पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो हैं जिनमें प्रोटॉन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो हैं जो क्या कर सकते हैं, जो H+ प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो सॉल्वेंट्स, दो सॉल्वेंट्स which can produce H+, which can produce H+ are called, या आर कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, which can produce H+। ठीक, और पोलर एप्रोटिक कौन से होंगे, those which can not produce H+, those which can not produce H+, cannot give H+ ions। ठीक, तो उन्हें हम कहेंगे पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल अगर हमें लिखनी हो पोलर प्रोटिक के, तो देखो यार कैसे लिखेंगे। सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल क्या है, पानी, अल्कोहल लिख सकते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड लिख सकते हैं, या एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। वीक ऑर्गेनिक एसिड लिख सकते हैं। अब मेन बात जो है, जो सॉल्वेंट्स हमें ज्यादा ध्यान रखने हैं, वो हमें पोलर एप्रोटिक के एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। तो काफी सारे लिखेंगे, तो नंबरिंग कर लेते हैं। पहला लिखते हैं, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है एसीटोन। एसीटोन में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एसीटोन हो गया। मैं सबके नाम भी लिखता चलूंगा, शॉर्ट फॉर्म भी लिखता चलूंगा, क्योंकि पेपर में कई बार केवल शॉर्ट फॉर्म लिख के आ जाती है, और फिर लोग होते हैं तंग। ठीक, सेकंड इज DMSO। सेकंड इज DMSO, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। DMSO का मतलब है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल
सल्फ ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ठीक, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं DMSO। डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड को क्या कहते हैं? DMSO कहते हैं, ठीक। फिर हम लोग लिखते हैं नंबर 3 डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड कहते हैं, 2 मिथाइल लगा दिए तो इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। जितने सबने सुने हो वो कमेंट करके बताना कि सर सारे सुन रखे थे या फिर कुछ नहीं भी सुन रखे थे। इसे हम DMF कहते हैं। अभी और एग्जाम्पल लिखूंगा, ये 3 तो लिख लो, इसके बाद हम और भी लिखेंगे एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स तो बहुत ढेर सारे लिखने हैं क्योंकि ये बहुत सारे होते ही हैं, क्या करें, इनका यूज भी ज्यादा और ये ज्यादा होते भी हैं। लिख लो इसे। फिर अगला लिखते हैं, अगला नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 4 इज DCM, डाइक्लोरोमीथेन। CH2Cl2, ये क्या है? डाइक्लोरो मीथेन है, ठीक, इसे लिखते हैं DCM। फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म सूंघ के तुम्हें कितने लोगों को लगता है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने से बेहोश हो जाता है? कितने लोगों को लगता है क्लोरोफॉर्म सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? क्लोरोफॉर्म सूंघने से कोई आदमी बेहोश नहीं होता, ठीक। तो तुम्हें लगेगा कि सर बेहोश तो होता है, पिक्चर में तो हमने देखा कि रुमाल निकाल के मुंह पे लगा देता और आदमी बेहोश हो जाता। अरे यार, ऐसे नहीं होता। रुमाल में बहुत सारी क्लोरोफॉर्म होनी चाहिए कंसंट्रेटेड अमाउंट में। फिर क्या होता है, जब नाक पे किसी के रुमाल लगाया जाता है, मैं किडनैपिंग की टेक्निक बता रहा हूँ तुम्हें, करना मत है ना, ठीक। होता क्या है कि जब रुमाल को हम लोग कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में किसी के मुंह पे ऐसे करके दबा देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट डाउन हो जाती है, उस टाइम पे हो जाती है, क्योंकि नाक पे तो रुमाल लगा, मुंह पे भी ऑक्सीजन कट हो गया और जो वेपर्स जा रहे हैं वो किसके इनहेल कर रहा है लगातार? क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, नर्वस सिस्टम को तुरंत डाउन कर देता, मतलब ऐसे डाउन कर देगा बिल्कुल, जैसे तुमने लगाया ज्यादा सारे वेपर इनहेल कर लिया तो तुम्हें डिजीनेस आ जाएगी। डिजीनेस जैसे ही आएगी तो तुम रिएक्ट नहीं कर पाओगे, उसे थोड़ी देर लगाए रखोगे तो नम हो जाओगे और लोकल एनेस्थीसिया की तरह वो थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देगा। बेसिकली क्लोरोफॉर्म से जल्दी से मेढक बेहोश हो जाता है, लेकिन मेढक भी हमेशा के लिए बेहोश नहीं होते। पहले जब डाइसेक्शन होता था मेढक का तो ऐसे काट के रखा मेढक को और उसे बेहोश किया और फिर उसे सिलना भी होता था वापस। तो मैंने देखा मेरे सामने तो मेढक, कटा हुआ मेढक उछल के कूद के भाग गया, उसने 2 मंजिल से छलांग मार दी, आत्महत्या कर ली। मेढक की कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से मैं मतलब लैब में क्लोरोफॉर्म को सॉल्वेंट की तरह, मैंने ये सारे सॉल्वेंट जितने लिखे मैंने खुद लैब में यूज कर रखे हैं, ठीक है। यार अब एलुमनाई मीट भी कैंसिल हो गई, ये पोस्टपोन हो गई, तो लैब की तो फोटो वोटो लाता वो सब चली गई। अब तो जब आए होगी तब देखा जाएगा, तभी तभी जा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो क्लोरोफॉर्म में जब मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्वेंट तो मैंने कहा ओ क्लोरोफॉर्म है, ढक्कन से बंद कर दी, सूंघ के बंद कर रहा हूँ, क्या स्मेल स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, बढ़िया समझ में आती है और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बेहोश नहीं होता, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल मिथ है कि क्लोरोफॉर्म थोड़ी सूंघ लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, ना साइनाइड थोड़ी क्लोरोफॉर्म की चाट लोगे तो मरोगे, ठीक। फिर उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 इज ईथर्स। ईथर्स इज ROR, ठीक। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स मतलब कोई भी ग्रुप लगा दो यहां पे, ठीक। फिर उसके बाद 8th नंबर है साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स जैसे इसका नाम तो सब लोग पता है क्या है, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक। या फिर अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के बाद अगर और लिखना चाहो तो डाइऑक्सेन लिख सकते हो, बेहतरीन एक डाइऑक्सेन, ठीक। ये भी क्या है, ये साइक्लिक ईथर के एग्जांपल है, ठीक। तो इसमें A और B लिख लो, इसे सही है। और एग्जाम्पल तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एक और लिखता हूं।
ठीक, अगला एग्जाम्पल जो लिखना है वो लिखना है क्राउन ईथर्स का। नंबर 9 इज क्राउन ईथर्स। गाउन नहीं, क्राउन, CROWN, क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक, जैसे अगर लिख के आ जाए 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4, तो इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग is equals to 12, out of which 8 are carbons, 8 are carbons and 4 are hydrogens, 4 are hydrogens। ठीक, तो कैसे देखेंगे इसे? तो ये आ गया। ठीक, ये बन गया क्या? 12 क्राउन 4 बन गया। ठीक, अब ये क्या करता है? इट फॉलोज होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। क्या करता है? इट फॉलोज होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, and is used, and it is used to carry out ionic reactions in non-aqueous medium। तो ये करता कैसे है ये बताता हूं। तो मैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि मान लो यहां पे हमने ले लिया LiCl, ले लिया NaCl, ले लिया LiCl, ले लो, ये छोटा है, LiCl ले लो। तो ये क्या करता है? इसमें देखो ये पोलर पार्ट है और ये नॉन पोलर पार्ट है। तो ये क्या करता है कि ये थोड़ा एक्वस फेज में रह जाता है और थोड़ा ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है। किसमें चला जाता है? थोड़ा एक्वस फेज में आ जाता है और थोड़ा ऑर्गेनिक फेज में आ जाता है। और जैसे ही कोई आयनिक कंपाउंड आता है तो क्या करता है? उसके कैटायन को ट्रैप करके बीच में बैठा लेता, कैटायन को ट्रैप करके बीच में बैठा लेता और एनाइन को फ्री कर देता और कहता कि जाओ बेटा रिएक्शन करके आओ। जैसे ही एनाइन रिएक्शन करके आता तो कोई ना कोई काउंटर आयन फ्री करेगा, तो काउंटर आयन फ्री करेगा, फिर एलआई को भगा देगा, कहेगा जाओ हो गया काम तुम्हारा। तो बेसिकली होस्टिंग कर रहा है, कैटायन को बैठा रहा है, काम खत्म होने पे कैटायन को विदा भी कर दे रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह भी इन्हें यूज किया जाता है। ठीक, तो ये 12 क्राउन 4 हो गया। इसी तरह से अगर तुम्हें बनाना हो तो 15 क्राउन 5 भी बना सकते हो, 15 क्राउन 5 भी बना सकते हो। 15 क्राउन 5 में क्या करेंगे? 5 ऑक्सीजन बना लेंगे, सबको जोड़ दो, तो 15 क्राउन 5 बन गया। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है, इसमें तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो इन्हें फेस ट्रांसफर सॉल्वेंट या कैटलिस्ट की तरह भी कह सकते हैं। ठीक, अब आसानी से बात आगे कर सकते हैं हम लोग। अब हेडिंग डाल देते हैं ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हेडिंग डाल लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर हम बात करें तो हम लोग पहले बात करेंगे, पहला लेंगे पोलर प्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम में अगर हम ले लें, पोलर प्रोटिक मीडियम में अगर हमें ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे? तो पहले लिखेंगे, पहला इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, नंबर ए,
ठीक। नंबर 1 क्या लिखेंगे कि किसी अगर कोई दो स्पीशीज के बीच में हमें कंपेयर करना हो और हमें कंपेयर करना हो और ये बताना हो कि किसमें ज्यादा आएगा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आएगा, तो अगर दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे कैसा है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक, तो लिख देते हैं क्या कि स्पीशीज with negative charge is always a better nucleophile than its similar न्यूट्रल स्पीशी। या फिर इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं ऐसे क्या कि अ बेस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल than its conjugate acid। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि OH माइनस और वाटर में कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, तो हम क्या कहेंगे, OH माइनस बेहतर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी निगेटिव है और इधर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे SH माइनस और H2S में कौन बेहतर होगा, तो H2S HS माइनस होगा। NH2 माइनस में और NH3 में कौन बेहतर होगा, तो NH2 माइनस होगा। सिंपल बात है, नोट कर लो, ये सारे ट्रेंड्स जरूरी हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब अगली क्लास में हम लोग सॉल्वेंट्स मतलब एसएन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि सबको ये बात याद रहेगी नेक्स्ट डे तक। ठीक, चलो अगला देखते हैं, नंबर बी देखते हैं। अब हम लोगों ने कंपेयर कर लिया किसे किसे कि जब निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीशी में होगा तो क्या कहेंगे कि न्यूट्रल स्पीशी हमेशा क्या होगी, पुअर न्यूक्लियोफाइल होगी, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगी। अब अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, nucleophilicity decreases, nucleophilicity as well as basicity both decreases कहते हैं। nucleophilicity as well as basicity both decreases, this is due to increase in electronegativity, this is due to increase in electronegativity। ठीक, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हमसे कंपेयर करने को कहा जाए कि CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में कंपेयर करो, तो हम कहेंगे कि CH3 माइनस बेटर बेस भी है और बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक, और अगर हमसे पूछा जाए कि अमोनिया और वाटर में कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली अमोनिया इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर और एग्जाम्पल लिखने तो और भी लिख सकता हूं इसमें। तो मान लो तुम अगर ये लिख लो CH3 CH2 होल थ्राइस फॉस्फोरस और CH3 CH2 होल ट्वाइस सल्फर, कौन बेहतर है, फॉस्फोरस बेहतर है।
ठीक, आसान सी बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट लिख देते हैं, नंबर सी लिख लेते हैं कि एज द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। लिख देते हैं इस बात को, एज द एक्सटेंट ऑफ, एज द extent of resonance increases the nucleophilicity decreases। जैसे अगर हमसे पूछे कोई कि आर ओ माइनस, आर सी ओ माइनस और आर एस ओ टू एस ओ थ्री माइनस में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो बिना सोचे कह देंगे क्या कि आर ओ माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रहा है एक बार और इसमें रेजोनेंस हो सकता है दो बारी। तो जितना रेजोनेंस लोन पेयर खुद में बिजी है तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, डी नंबर पे पहुंचते हैं। डी में क्या लिखें कि अगर हम टॉप टू बॉटम आए एक ग्रुप में तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी और बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो लिख देते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, nucleophilicity increases nucleophilicity increases whereas basicity decreases। ठीक, जैसे अगर हम लिखें एग्जाम्पल लिखें इसका, तो क्या लिखें कि मान लो कि अगर हमें F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और I माइनस का लिखना हो तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। ठीक, और I माइनस, सॉरी अगर हम वैसे ऑर्डर को फिर से लिख दें कि F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और I माइनस में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, F माइनस है। ये ऑर्डर किसका है, ये बेसिसिटी का है। ठीक, तो ग्रुप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कैसे चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ठीक, सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे पोलराइजेशन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन देने की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आई माइनस बढ़ा है, चार्ज होल्ड कम कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, तो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी। अगर रीजन लिखना हो तो क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी। यहां पे लिख दूं, दिस इज ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। ठीक, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। अरे यार, पूरा ही बिगाड़ना पड़ता है, रबड़ छोटी नहीं होती। इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। ठीक, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल याद रख पाओगे, भूलोगे तो नहीं बिल्कुल कैसे भी इसे। ठीक, अब बात करते हैं, चार पॉइंट ये हो गए। अब बात करते हैं नंबर टू पे आ जाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा कि बिल्कुल सॉल्वेशन जैसी कोई चीज तो होगी नहीं, ठीक। तो हम कहेंगे क्या कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो लिख देते हैं, सॉल्वेशन नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे कि ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑन न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी on nucleophile greater will be न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक। तो अगर हमसे इसमें कोई पूछे कि F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस या फिर ओ एच माइनस और एस एच माइनस में कौन बेहतर है, तो हम बताएंगे कि ओ एच माइनस बेहतर है। इसमें एफ सी एल बी आर आई ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि एफ की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई परेशानी इसमें तो आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान बात है, ठीक। तो ये डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन पढ़ेंगे SN2। तो उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना, थोड़ा सा पढ़ के रखना, डिटेल में डिस्कशन होगा जैसा इसमें हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, और कोई रिक्वायरमेंट आ रही हो तो बताओ, PYQ सेशन भी मैं लाने वाला हूँ, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, चलो बाय बाय।